नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अगस्त महीने की गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के हम 2 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए यहाँ से जितने भी अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अगस्त ये जो एक सप्ताह हुआ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द 77th स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। आपको पता है कि 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम रखा गया था, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो होता है, पंचायतों में भी हो जाता है, परंतु पूरे स्टेट लेवल पर जो है वो एक स्तर पर रखा जाता है, स्टेट लेवल का होता है वो जो था वो कहाँ पर रखा गया था, कहाँ पर ये आयोजित किया गया, तो ये शिमला में जो था वो आयोजित किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो पहले तो क्या कहा गया था, पहले कहा गया था कि कुल्लू में जो है ये आयोजित किया जाएगा, कुल्लू के मनाली में जो था वो आयोजित करने की बात कही गई थी, परंतु हिमाचल में आपदा ही इतनी ज़्यादा आ गई कि इसको जो था वो कैंसिल करना पड़ा, कुल्लू का जो प्रोग्राम था, और शिमला में जो था वो रखना पड़ा। अब इतनी बड़ी आपदा आई थी तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, जो सलामी दी जाती है वही दी गई, और वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही हुई, सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हुए। अब देखो जब इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, तो इस अवसर पर ज़रूर उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो घोषणाएं जो है वो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री के लेवल पर जो घोषणाएं की गई वो क्या क्या की गई, इसमें जो है वो मनरेगा मजदूर जो है वो उनकी दिहाड़ी जो है वो बढ़ा दी गई। जो मनरेगा मजदूर सामान्य क्षेत्रों में जो है 224 दिहाड़ी लेते थे, उनकी दिहाड़ी जो था 224 से बढ़ाकर 240 करने का ऐलान जो था वो किया गया। और दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये जो मजदूर लेता है उसकी दिहाड़ी 280 से बढ़ाकर 294 करने का जो है ये ऐलान किया गया है। तो ये ऐलान किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसले जो था वो लिए गए। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए यहाँ से क्योंकि इंपॉर्टेंट होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। एक तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस अवसर पर जो था जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको जो है वो दी जाने वाली राशि पहले 15,000 प्रति माह उनको दिया जाता था, इसको बढ़ाकर जो है वो 25,000 रुपये प्रति माह जो है वो कर दिया गया है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए जो राशि दी जाती थी उसको 65,000 से बढ़ाकर जो था वो 2 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखें कि विधवा पुनर्विवाह में 65,000 रुपया दिया जाता था, अब 65,000 के बजाय 2 लाख जो है ये राशि कर दी गई है। और मनरेगा मजदूरों का ध्यान रख लेना है आपने, स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दिहाड़ी जो है वो 224 से 240 और 294 जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में की गई है। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको पहले 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता था, अब 15,000 से बढ़ाकर जो है वो 25,000 रुपये प्रति महीना जो है वो कर दिया गया है। और कोई स्वतंत्रता सेनानी ऐसा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी पत्नियों को भी जो था वो प्रदेश भर में जो सम्मान राशि दी जाती है वो 15,000 रुपये दी जाती थी, उसको 15,000 से बढ़ाकर 20,000 जो है वो किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूज ना हो जाए। तो ये पता चल गया। बाकी आपको पता चल गया यहाँ से कि विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है वो राशि जो दी जाती थी वो 65,000 रुपया दी जाती थी, अब इसको जो है वो 2 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये सारा डाटा यहाँ से नोट कर लेना है आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स कम्स अंडर एप्पल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो फल हमारे यहाँ पर होते हैं, फलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है उसमें से कितना भाग जो है वो सेब के द्वारा कवर किया जाता है, एप्पल के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। आपको पता है सेब का सीज़न जो है अब है, और सेब का सीज़न जब है तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेब एक आपको पता है कैश क्रॉप के रूप में जो है वो काम करती है। और हिमाचल प्रदेश में 48.8% जो है वो एप्पल से जो है वो टोटल जो फूड प्रोडक्शन है वहाँ से एप्पल से जो है ये आता है। क्यों ये चर्चा में आया? चर्चा में ये नहीं आया था, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बना। चर्चा में ये आया था कि शिमला के जो पॉश एरिया हैं जहाँ पर अच्छा सेब जो है होता है, जैसे कोटगढ़ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो भी आपदा प्रभावित पंचायतें हैं वहाँ के रोड जो हैं जल्दी जल्दी क्लियर किए जाएँ, ताकि जो है वो सेब की जो सेब के लिए जो आयात होगा, यहाँ से सेब जाएगा यहाँ से लोड होकर, उसमें जो है वो कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए जो है ये चर्चा में आया था। और सेब की फसल जो है इसको पूर्ण रूप से जो है वो प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये भी कहा गया था। और स्वतंत्रता दिवस था तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ये भी घोषणा की गई थी कि जो सेब का समर्थन मूल्य होगा उसमें भी जो है वो वृद्धि जो है वो की जाएगी, ये ध्यान रखें। अब देखो डिटेल से यहाँ से समझो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं।
एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 48.8% ऑफ टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप। जो टोटल एरिया आता है फ्रूट क्रॉप के है वो ये कवर करती है। अबाउट 81% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का ये कवर करती है। अगर हम बात, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एरिया की बात की गई, एरिया है कितना यहाँ पर 48.8%। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर कि टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का कितना है तो वो 81% है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अकॉर्डिंग हम ये डाटा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पर क्या ध्यान रखें कि एरिया जो है हमारा एप्पल के तहत ना, जब 1950-51 था तो उस दौरान 400 हेक्टेयर जो था वो आता था। फिर 1960-61 में ये बढ़कर 3025 हेक्टेयर जो था वो हो गया और 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये बढ़कर 1,15,016 हेक्टेयर जो था वो हो गया। ये आप ध्यान रखें। और 2007 से 2008 और 2021 से 2022 के बीच में जो ग्रोथ हुई है ना वो हुई है 21.4%। इतना इंपॉर्टेंट डाटा है ये कि एग्ज़ाम में यहाँ से 99% चांसेस हैं कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक बार फिर से हम इसी डाटा को जो है वो रिवाइज़ करेंगे। देखो लास्ट टाइम का अगर हमने पीडीएफ नहीं अपलोड किया होगा टेलीग्राम पर तो मंथली मैं कंपाइल करके जो है वो टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा गिरिराज का, वो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने मंथली आपको प्रोवाइड करवाया था। फिर से देखिए, एप्पल इंपॉर्टेंट क्रॉप है और एप्पल का जो एरिया, जो टोटल फ्रूट क्रॉप का एरिया कवर करती है वो 48.8% जो है वो कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करते हैं कि एरिया फ्रूट प्रोडक्शन का कितना ये कवर करती है तो ये 81% जो है वो कवर करती है। दो क्वेश्चन ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि 1950-51 में जो है वो कितना एरिया जो था वो इसके तहत आता था, तो ये आता था 400 हेक्टेयर। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि 1960-61 में जो है ये एरिया कितना था, ये था 1960-61 में ये 3025 हेक्टेयर था। और इसके अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 2021-22 में ये जो है वो 1,15,016 हेक्टेयर जो है वो हो गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2007-8 से 2021-22 के बीच में जो वृद्धि देखने को मिली है वो 21.4% जो है वो देखने को मिली है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं वाइसराय लॉज वॉज ओरिजिनली बिल्ट एज अ होम फॉर विच वाइसराय ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि वाइसराय लॉज जो था वो मूल रूप से भारत के किस वाइसराय के लिए घर के रूप में बनाया गया था, ये रेजिडेंस बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था ये ओरिजिनली। तो देखो ये लॉर्ड डफरिन के लिए जो था वो तैयार किया गया था, इनके रहने के लिए जो था वो तैयार किया गया था। अब ये क्यों चर्चा में आया, देखो गिरिराज पत्रिका में ये कहीं से भी नहीं आया था, ना डायरेक्टली आया था ना इनडायरेक्टली आया था। परंतु अब शिमला में क्या हुआ, बादल फटने की बात कही गई कि बादल फटे तभी जो था वो शिव बावड़ी साइड जो इतना ज़्यादा फ्लड जो था वो ऊपर से आया और उस फ्लड ने जो था काफ़ी लोगों की जान ले ली। अब बात ये है ना कि ये फ्लड आया कहाँ से, ये आया वाइसराय लॉज जो एडवांस स्टडी के नाम से अभी जाना जाता है, वहाँ से कहा गया कि ये फ्लड जो था वो आया। आपने ड्रोन जो वीडियो होगी, ड्रोन इमेजेस जो है वो होगी, वो भी देखी होंगी, न्यूज़पेपर भी देखा होगा कि वहाँ से ऊपर से बादल फटे तो ये जो था वो नीचे तक उसी तरह बहता आ गया और सब जितना भी रास्ते में जो भी आया वो सब कुछ बहता आ गया और नीचे तक जो था वो इसी तरह चला गया। तो ये इसलिए चर्चा में आया। ठीक है, चर्चा में आया तो हमने यहाँ से क्वेश्चन के रूप में डिस्कस किया। तो वाइसराय लॉज लॉर्ड डफरिन के लिए बनाया गया था। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में जाना जाता है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो आता है वो 1964 में जो था वो इसके तहत बनाया गया था और इसने 1965 में जो था वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते थे जिन्होंने इसे जो था वो वाइसराय लॉज से जो प्रेसिडेंट निवास हुआ करता था इसे हैंडओवर किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इस बिल्डिंग को वाइसराय लॉज कहा जाता है। अब ये बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग लॉर्ड डफरिन के लिए बनाई गई थी और 1884-88 के बीच में बनाई गई थी। वाइसराय लॉज इस बिल्डिंग को कहा जाता है। ये आपने यहाँ से नोट करना है। आपने नोट करना है कि ये बिल्डिंग जो था वो डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी, डिज़ाइन की गई थी ये हेनरी इरविन के द्वारा। ये इसके आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कब पहुँचती है, तो शिमला शहर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती उससे पहले ही यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई थी। तो 1888 में यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिसिटी जो था वो पहुँच गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेटरी हिल्स में ये स्थित है। और आपने एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि बेसिक एग्जाम जो आपके कई बार होते हैं वहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखने को देखा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है कहाँ पर, तो ये चौड़ा मैदान में स्थित है या फिर चौड़ा मैदान से जो है वो अपोजिट साइड समहिल भी जो है वो पड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, चौड़ा मैदान मुख्य रूप से ध्यान रखें। और यहाँ से जो जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सारे आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखो आपदा तो बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, परंतु
अब यहाँ से किस तरह से आपको सीखना है, चीज़ें याद रखनी है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और इस तरह से हम चीज़ें याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ हिमाचल द फर्स्ट साइन ऑफ अनरेस्ट ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857 अपीयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1857 के विद्रोह के दौरान अशांति के सबसे पहले लक्षण दिखाई दिए थे। अब ये गिरिराज पत्रिका में आया था, कोई एक बड़ा आर्टिकल आया था, वहाँ पर क्या आया था, वहाँ पर आया था कि हिमाचल में किस तरह से जो था वो अलग अलग आंदोलनों का प्रभाव रहा, किस तरह से जो था वो 1857 का जो रिवल्ट हुआ उसका प्रभाव देखने को मिला हिमाचल में। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है तो कौन सा प्रोविंस ऐसा था हिमाचल प्रदेश का, कौन सा स्थान ऐसा था जहाँ पर जो था ये सबसे पहले आग भड़की और पहाड़ियों में जो पहले 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट होता है वहाँ से जो था ये हिमाचल तक आकर पहुँचती है। तो ये कसौली में जो था वो सबसे पहले इसके कारण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। कसौली छावनी में जो है वो भारतीय सैनिकों द्वारा जो था वो विद्रोह कर दिया गया, जिसका नेतृत्व जो था वो सूबेदार भीम सिंह कर रहे थे। मिशन एलाइड में बहुत बार आपने पढ़ा है। पादु के राम प्रसाद बैरागी को फांसी दी गई थी और रामपुर शहर के राजा शमशेर द्वारा जो था वो ब्रिटिश सरकार को नजराना देने से जो था वो ब्रिटिश सरकार जो रामपुर शहर के शासक थे शमशेर सिंह, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नजराना देने से इनकार कर दिया। ये हुआ था और इस तरह से जो था ये आंदोलन आगे चला था। परंतु आंदोलन के बारे में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब जानेंगे, अलग अलग आंदोलन जो हिमाचल में हुए। 1857 के विद्रोह में आपने जान लिया कि कसौली छावनी से जो था ये भड़की। उसके बाद 1859 में रामपुर शहर के लोगों द्वारा जो था वो सरकारी अधिकारी जो थे वो इनके विरुद्ध जो था वो बेगार के विरुद्ध जो था वो इन्होंने बिगुल बजाया, यानी कि ये भी जो था वो इन्होंने आवाज़ उठाना यहाँ से स्टार्ट कर दी। 1862 में सुकेत के राजा और उनके वजीर के विरुद्ध जो था वो जनता का एक विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। 1877 में नालागढ़ के वजीर जो थे उनके विरुद्ध भी जो है वो विद्रोह देखने को मिलता है। वजीर ना ये ज़्यादा काम खराब करते थे, राजा कई बार छोटा होता था या फिर राजा को समझ नहीं होती थी, तो वजीर क्या करता था, वजीर जनता के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट करता था। बेकार की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। लोगों से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। उसी तरह 1883 में आप बिलासपुर रियासत में देखते हैं कि बिलासपुर रियासत में भी जो है वो एक जो विद्रोह होता है वो जो है वो बिलासपुर रियासत में देखने को मिलता है। और इसमें जो है ये 1883 में लोग झुग्गा आंदोलन के नाम से इसको कहा गया, क्योंकि लोगों ने खुद को झुग्गियों के अंदर जो था वो आग लगा ली थी। 1884 में बिलासपुर के राजा ने जो था वो शहीद हुए जो सत्याग्रही थे, उनकी जो विधवाएं थी उनको पेंशन जो था वो लगा दी। और रियासत छोड़कर कुछ ब्राह्मण जो था वो उस टाइम वहाँ से ब्राह्मण परिवार वहाँ से चले गए थे, उनको भी जो था वो वापस बुला लिया गया। फिर ये इनके द्वारा किया गया। 1885 की तारीख जो था वो भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इस काल में अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाया था, ये ध्यान रखें। और उसके बाद 1895 में जो है वो चंबा रियासत में सार्वजनिक किसान आंदोलन जो है वो होता है। 1895 में क्या होता है, चंबा रियासत में एक सार्वजनिक रूप से जो है वो किसान आंदोलन देखने को मिलता है। 1897 में जो है वो भागल रियासत में भी जो है वो भूमि लगान के विरुद्ध जो है वो प्रजा ने आंदोलन जो था वो किया था। मान लो आपको मेंस के एग्जाम में जो है वो लिखने को आ जाता है कि आप हिमाचल में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई थी उसके ऊपर कुछ लिखे, तो ये सारे पॉइंट जो है वो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर देने में हेल्प करेंगे। 1898 में जो है वो बीजा और ठियोग की जो ठकुराइनें थी उनमें भी जो है विद्रोह जो है वो उत्पन्न होता है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद 1905 का समय आता है, तो 1905 में क्या होता है, 1905 में जो है वो भागल रियासत में जो है वो प्रजा ने एक खुला जो था वो विद्रोह जो था वो कर दी। तो भागल रियासत में विद्रोह कब हुआ, 1905 में हुआ। उसी के बाद 1906 में जो है बुशहर रियासत में एक किसान आंदोलन ज़बरदस्त रूप से जो है देखने को मिलता है। तो 1906 का बुशहर रियासत का भी किसान आंदोलन आपने ध्यान रखना है। और 1906 के बाद 1914-15 में जो है गदर पार्टी से संबंध मंडी षड्यंत्र में भी जो है भाई हृदयाराम को आजीवन कारावास जो है हो जाती है। और रानी खैरनगढ़ी जो थी इनको देश निष्कासन दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है, मंडी रियासत से निकाल दिया जाता है। और 1920 में शिमला में कांग्रेस का गठन जो है वो होता है और सक्रिय आंदोलन जो है वो होता है यहाँ पर फिर। और 1930 में बिलासपुर में जो है वो बिलासपुर में जो बंदोबस्त था उसके विरुद्ध जो है वो अभियान होता है और 19 व्यक्तियों को जो है वो यहाँ पर कारावास हो जाती है। 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के संघर्ष में हिमाचल के 1500 आंदोलनकारियों को जो है जेल की सजा जो है वो होती है। और 1934 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की जाती है। 1934 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की जाती है। और 1936 में हिमाचल स्टेटस
लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई और 1939 को धामी सत्याग्रह का आरंभ हुआ। धामी गोलीकांड में जो था 2 व्यक्ति जो है शहीद हो जाते हैं, 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन भी जो है वो कर दिया जाता है। 1941 में जो है वो सिरमौर के नरेश से जो है राजनीतिक मतभेदों के कारण जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। और अब नरेश यहाँ पर नाम ना समझें, नरेश पर्यायवाची है राजा का। राजा का पर्यायवाची अगर एग्जाम में पूछा जाए ना तो नरेश आप लिखेंगे सबसे पहले। ये यहाँ पर ये ना सोचें कि नरेश किसी का नाम है और इनके साथ राजा के वहाँ के जो राजा होते थे ना उनके साथ यहाँ पर मतभेद हो गए थे। अब राजा का पर्यायवाची मैं पहले आपको बता देता हूँ। राजा का पर्यायवाची नरेश होता है। नरिप भी जो है वो राजा को ही कहते हैं, नरिप राजा को कहते हैं और महिप भी जो है वो राजा को ही कहा जाता है। तो ये 3 पर्यायवाची मैंने बता दिए। एग्जाम में 3 ही पूछे जाते हैं, चौथा पूछा जाए तो नरेंद्र आप कह सकते हैं, महाराजा आप कह सकते हैं, ये सारे राजन आप कह सकते हैं, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। 1942-43 में पचौता के किसानों द्वारा जो है वो आंदोलन किया जाता है और 10 व 11 जून 1943 को कोटी में एक गोलीकांड भी जो है वो हो जाता है और इसी का प्रतिफल था कि देश के पहाड़ जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन की ओर चल पड़ते हैं और 15 अगस्त 1947 को जो है वो देश आज़ाद होता है। और आपको पता है उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन भी जो है वो हो जाता है 15 अप्रैल 1948 को और 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर छोटी बड़ी रियासतों को बनाकर छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो अलग से जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। फिर बाद में चलकर 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है और ये पूर्ण राज्य के रूप में भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनकर सामने आता है। 18th नंबर का स्टेट जो है वो बनकर ये सामने आता है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत कुछ आपने जान लिया। ये एक पॉइंट जो है वो एग्जाम में नंबर आपको दिलाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड ऑन माल रोड शिमला। शिमला माल रोड पर एक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग स्थित है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है। तो इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम जो है वो है कॉनी कॉटेज। कॉनी कॉटेज जो है वो इस बिल्डिंग का नाम है। शिमला की बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिमला की बिल्डिंग्स को अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर रोतनी कैसल बिल्डिंग है, 1838 में बनी थी। ए.ओ. ह्यूम के मन में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है, 1901-1904 में बनी थी। नियो गोथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बनी थी। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है शिमला की, 1882 में यहाँ पर ये बनी थी और कॉनी कॉटेज जो है वो इस बिल्डिंग का नाम है। यहाँ से आपने जान लिया कि 1882 में ये बिल्डिंग बनी थी। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1850 में जो था वो ये 1850 के अराउंड आप समझिए कि ये बना था। प्रेजेंट टाइम में जो कमांडर हाउस है उसको आर्ट्रैक कहा जाता है और रिट्रीट के नाम से ही इस बिल्डिंग को जाना जाता है। वाइस रेगल लॉज अभी आपने जाना, 1888 में बना। ट्योडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे हैंड ओवर कर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर यही जो है वो स्थित है। पंजाब का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया चंडीगढ़ को 1965 में और हिप्पा हिमाचल प्रदेश में है जहाँ पर एचएएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है। 1974 में जो था ये बना था और यहाँ की जो बिल्डिंग है फेयर लॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है, फेयर लॉन बिल्डिंग का नाम है और आर डिक्सन के द्वारा जो था ये बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी। ये सारा का सारा ध्यान रखें। बिल्डिंग्स आपने लगभग कवर कर ली यहाँ से हिमाचल प्रदेश के शिमला की सारी। यहाँ से अब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखें जी, हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखें, 1 लाइन क्वेश्चन है सारे के सारे और हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाटकोटी में देवी माँ का मंदिर है, ये सिरमौर के किस राजा के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो हाटकोटी में जो देवी माँ का मंदिर है ये सिरमौर के राजा के द्वारा बनाया गया और राजा बीरसेन के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया। वैसे हाटकोटी मंदिर जो है वो शिमला में पड़ता है। ये मंदिर जो है वो शिमला के रोहडू तहसील में जो है वो आता है और देवी हाटकोटी को जो है ये हाटकोटी माता को जो है ये समर्पित है। यहाँ पर महिषासुरमर्दानी की अष्ट धातु की अष्टभुजा वाली एक बड़ी मूर्ति जो है वो स्थित है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। शिमला के मंदिरों में तो तारा देवी मंदिर, भीमा काली मंदिर, संकट मोचन मंदिर और जाखू मंदिर, कामना देवी मंदिर, काली बाड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सारे जो है वो आ जाते हैं। शिमला में सूर्य मंदिर सन टेम्पल जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? शिमला में एकमात्र सूर्य मंदिर है, ये कहाँ प्रसिद्ध है ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगला देखें जी, अगला बोलते हैं बाणासुर किसका समकालीन था। तो बाणासुर जो था वो भगवान श्री कृष्ण का जो था वो समकालीन हुआ करता था। यहाँ इतना ही ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में तो ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी को जो था वो पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो बाबा कांसीराम को जो था वो पहाड़ी गांधी के नाम से भी जो था वो जाना जाता था। बाबा कांसीराम जो था वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डाडा सिब्बा से जो था वो संबंध रखते थे और बाबा कांसीराम जो था इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो इन्हें
पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था वो देकर सम्मानित किया था। तो ये आप बाबा जी के बारे में ध्यान रखें, बाबा कांसीराम जी के बारे में ध्यान रखें। गिरिराज पत्रिका में बहुत बार पहले भी रिवाइज हो चुके हैं। पझौता आंदोलन किस वर्ष जो था वो हुआ था? तो आंदोलन तो आपने बहुत ज़्यादा जान लिया आपने कि हिमाचल में किस तरह से 1947 तक जो था वो अलग अलग विद्रोह, अलग अलग आंदोलन जो था वो होते रहे। तो पझौता आंदोलन 1942 सिरमौर में जो था वो हुआ था। हिमाचल के जितने भी आंदोलन आपने जाने ना, सारे के सारे गिरिराज पत्रिका में आए थे और बड़े ही अच्छे हैं ये। इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। प्री में तो आएंगे ही आएंगे काम, परंतु मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ स्नो। अबॉर्ड ऑफ स्नो किताब जो है वो किसने लिखी है? तो ये ए विल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है, अबॉर्ड ऑफ स्नो किताब। आपने इसी तरह की एक और किताब पढ़ी होगी, वो कौन सी किताब पढ़ी होगी जो आपके मन में आ रही है? तो आपने अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब जो है वो पढ़ी होगी, वो भी जो है वो ए विल्सन के द्वारा ही लिखी गई है। ए विल्सन का पूरा नाम है एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन आप ध्यान रखना। एक किताब आपने और इस तरह की पढ़ी होगी, हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो है निकोलस रोरिक के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक किताब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो कमेंट करके आप बता देना, कंट्री लाइफ किताब जो है वो किसने लिखी है? रिवीजन आपका हो जाएगा। कंट्री लाइफ किताब किसने लिखी है? जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दें। अगला क्वेश्चन है, कसौली किस राणा की जागीर थी? तो कसौली बघाट के राणा की जो था वो जागीर हुआ करती थी। और कसौली के बारे में तो हम अभी रिवाइज कर चुके हैं। बघाट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, बघाट रियासत की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये जो था बसंत पॉल के द्वारा जो था वो की गई थी। बसंत पॉल, कहीं पर हरिचंद पॉल भी लिखा गया है, इनके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखें। अगला है नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे। अभी देखो इंपॉर्टेंट डेज भी जो है वो मैंने हैंडमेड नोट्स बना रखे हैं, वो जो है हम रिवाइज करेंगे, जल्दी ही रिवाइज कर देंगे वो भी। आगे बोलते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो इसको कहते हैं, नेशनल हैंडलूम डे, आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है? तो देखो, अमृत भारत योजना में जो है वो उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशन को जो है वो जो क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में ही पढ़ा था कि हिमाचल का एक रेलवे स्टेशन जो है वो उसमें अपग्रेड किया जाएगा अमृत भारत योजना में, ये आपने ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, वो पता है आपको। तो बाघ जो है ना, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? ये 1972 में किया गया था। अच्छा, 1972 में किया गया था। इंटरनेशनल टाइगर डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि 29 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वर्ष 1915 में महात्मा गांधी किसके आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको अपना ये गुरु भी मानते हैं, तो उनके आग्रह पर, उनके कहने पर जो था ये अफ्रीका से भारत जो था वो लौटे थे। फिर उसके बाद इन्होंने आंदोलन यहाँ पर किए थे। तो बोलते हैं पेरियार गेम अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो अभ्यारण्य है ना, वो हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और ये जो पेरियार नेशनल पार्क है ना, ये पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरला में जो है वो पड़ता है और जंगली हाथियों के लिए जो है ये फेमस है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चंस आपने यहाँ से जान लिए, ये 1 लाइन क्वेश्चन भी जान लिए। अभी क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड इन अमृत भारत स्टेशन योजना? तो बोलते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो इंक्लूड किया गया है? ये हमने अभी भी जाना कि पूरे इंडिया से जो है वो अलग अलग रेलवे स्टेशन किए गए हैं, तो हिमाचल का एक ही है, आपको कमेंट करके उसका नाम बताना है। और ओवरऑल इंडिया से जो है वो कितने किए गए हैं वो भी आप बता दें। अगस्त महीने के दूसरे पार्ट में ही तो हमने डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और देखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको सारी PDF इंपॉर्टेंट क्यूजीज मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।